Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. Hey guys, welcome to our Achievers YouTube channel. So today we will going to learn about light chapter in physics. तो लाइट क्या होता है? लाइट को हम लोग हिंदी में प्रकाश बोलते हैं। तो ऐसा हम लोग जब किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो ये जानते हैं ना कि इसकी डिस्कवरी कब हुई। जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानेंगे कि इसकी डिस्कवरी कब हुई। लेकिन लाइट के केस में ऐसा कुछ नहीं है कि लाइट की डिस्कवरी हुई इस ईयर में या इतने में, इस डेट को लाइट की डिस्कवरी इस साइंटिस्ट ने किया, ऐसा नहीं है। लाइट की कभी डिस्कवरी नहीं हुई। तो लाइट आया कैसे फिर? तो लाइट आया उसके लिए आपको दो के नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहला विलियम और दूसरा जॉन। विलियम 1800 में इंफ्रारेड रेडिएशन का डिस्कवरी किए और जॉन अल्ट्रावायलेट रेज का 1801 में डिस्कवरी किए। तो जब ये लोग डिस्कवरी किए तो इन लोगों को पता चला कि हाँ ऐसा कुछ होता है। और भी ये दोनों की डिस्कवरी के बाद भी ये गामा रेज, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब भी डिस्कवर जब हो गया तो इसके बाद पता लगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है कि ये सब को मिला देते हैं ना, मतलब ये सब एक रे के फॉर्म में आती है और वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तो वो अंधेरे में हो या फिर लाइट में हो। अभी तो लाइट बोलना ही गलत होगा क्योंकि अभी लाइट तो वर्ड आया ही नहीं है। तो उस ऑब्जेक्ट को कहीं भी अगर हम लोग रखें तो विजिबल हो जाती है, वो नेकेड आई से हम लोगों को दिखता है। तो जब ये बात कंसेप्ट सामने आई तो इन लोग को पता चला कि हाँ ये इंफ्रारेड रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट या ये सब माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब मिल करके कुछ निकालते हैं। अभी हम रे भी उसको नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सब का तो नाम ही नहीं आया। तो कुछ इस टाइप से आता है कि जब वो ऑब्जेक्ट पे, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो ये ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाता है। तो ये इसका नाम ही रखा गया इसको लाइट। ये सब के मिक्सचर से वो बना हुआ है, इस सब का नाम रखा गया लाइट। डायरेक्ट इसको हम लोग एक छोटा वर्ड में कन्वर्ट कर दिए, दैट इज़ लाइट। और ये जो वो आती है उससे निकलती है जिससे ये ऑब्जेक्ट विजिबल होता है, उसको हम लोग नाम दिए रे, लाइट की रे। ठीक है, तो ये थी लाइट की कहानी कि कैसे लाइट बनी, कैसे उसको हम लोग नाम रखे और क्या क्या कब हुआ। तो हम लोग इन शॉर्ट जान सकते हैं कि आफ्टर 1800 के बाद ही लाइट की बात आई, क्योंकि 1800 में फर्स्ट ये इंफ्रारेड रेडिएशन का डिस्कवरी किए थे और ये 1801, इसके बाद से ही एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, गामा वगैरह ये सब डिस्कवर होना स्टार्ट हो गया था 1800 के बाद ही। तो इन शॉर्ट हम लोग जान सकते हैं कि लाइट भी 1800 के बाद ही हम लोग के कंट्री, हम लोग के वर्ल्ड में आया है। वैसे लाइट तो बहुत पहले ही आ गया है, लेकिन हम लोग के नज़र में, पहचान में, समझ में, सोच में 1800 के बाद ही आया है ना। तो आगे हम लोग इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट की क्या क्या अपने अंदर वो खासियत लेके बैठा है। तो जल्दी जल्दी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। देखो, आप लोग अब एसएससी, एनटीपीसी ये सब की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इतने छोटे तो हो नहीं, और ऑब्वियसली आप लोग 8 में और 10 में दोनों में लाइट पढ़नी है। 8 में थोड़े कम में दिया हुआ है, 10 में और अच्छे से है। और उसके बाद आप लोग 12th में जाओगे तो जो लोग साइंस लिए होंगे वो लोग तो और अच्छे से पढ़े होंगे। तो आप लोग इतने छोटे तो अभी हो नहीं कि हम एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करें, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम बेसिक से पढ़ाएं ताकि आप लोग अच्छे से और उसको समझो। और जो लोग एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं वो लोग कंसेप्ट को आगे समझ करके फिर अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सब जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है लाइट। दूसरा, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अब बहुत लोग जो हिंदी मीडियम के होंगे या फिर जीरो लेवल से जो स्टार्ट करे होंगे तो उन लोग को नहीं पता है कि ये सोर्स और सिंक क्या होता है। तो देखो, अगर आपके पास एक टॉर्च है, ये आपका टॉर्च है, इससे रेज निकली और ये आपका बॉल रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो टॉर्च है ना, ये आपका सोर्स हो गया,
और ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका सिंक हो गया, ठीक है। तो लाइट हमेशा सोर्स से सिंक में ट्रैवल होता है, और ये बात तो आप समझ में आपको आ गया होगा कि सोर्स से सिंक में जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। तो अभी आपको बताए थे ना कि ये टॉर्च है, ये लाइट है, ये ऑब्जेक्ट पे जाती है तो इसकी रेज ऐसे या फिर ऐसे हो, जैसे भी हो, टेढ़ा हो, ऐसे हो, जैसे भी हो, लेकिन ये है तो स्ट्रेट लाइन, ये है तो बनी हुई है स्ट्रेट ही लाइन ना, सारी तो स्ट्रेट लाइन ही है, सीधी लकीर है एकदम। तो लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। आगे वाले प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड ऑफ लाइट। और ये जो है ना, ये फिज़िक्स में मतलब एक फिज़िकल फिनोमेना है, लाइट भी, साउंड भी फिज़िकल फिनोमेना है, लेकिन लाइट की जो स्पीड है वो लगभग सबसे ज़्यादा होती है, और एज़ कम्पेयर टू साउंड बहुत ही ज़्यादा होती है। साउंड के मुकाबले तो और भी ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि फ़िज़िकल फिनोमेना में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। और हम लोग इसीलिए किसी भी चीज़ को अगर हम लोग को कंपेयर करना होता है तो हम लोग उसका कंपैरिजन किससे करते हैं, लाइट की स्पीड से ही कंपेयर करके उसको पढ़ते हैं कि हाँ वो इससे इतना कम है, वो इससे इतना ज़्यादा है, ऐसे करके। अगली प्रॉपर्टी है लाइट ट्रैवल्स इन ऑल स्टेट। लाइट और हर एक स्टेट में ट्रैवल करती है। हम लोग जानते हैं 3 तरह का स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लाइट ये तीनों में ट्रैवल करता है, और तो और लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है। वैक्यूम मतलब जहाँ गैस का प्रेजेंस ना हो, लेकिन साउंड ऐसा नहीं है, साउंड गैस में ट्रैवल नहीं कर सकता है। लाइट पार्टिकल और वेव्स दोनों का बिहेवियर रखता है। इसके पास कैपेसिटी होता है कि ये पार्टिकल का नेचर का भी शो कर सकता है और वेव के नेचर का भी शो कर सकता है, लेकिन एक बार में ये सिर्फ एक ही का बिहेव शो करेगा, या तो पार्टिकल करे या फिर वेव करे। लाइट का फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन साउंड का चेंज होता है। तो यही सब कुछ प्रॉपर्टीज़ लाइट का ऐसा है जो इसको बाकी सारे फिज़िकल फेनोमेना जैसे साउंड वगैरह से अलग करता है और इसको इम्पॉर्टेंट और ख़ास बनाता है। अब हम लोग रेज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो ये सब अब आप लोग छोटे क्लास के बच्चे तो हो नहीं, जैसे कि ये सब बेसिक्स तो 8-9 में भी पढ़ चुके हो, 10 में भी पढ़े हो, कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे जो लोग 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं वो लोग के लिए हम यहाँ फिगर के साथ इसको समझाएंगे, लेकिन इसका डेफिनेशन वगैरह नहीं देंगे, क्योंकि अब आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अब आपको बस चीज़ों को समझना है, अब रटना नहीं है। तो इसको हम लोग फटाफट जान लेंगे कि क्या होता है। तो कॉन्वर्जेंट रे होता है, डाइवर्जेंट रे होता है और पैरेलल रे होता है। एग्जाम्पल फिगर से हम लोग देखेंगे। कॉन्वर्जेंट रे बहुत सारा रे अगर एक ऑब्जेक्ट से निकल के किसी एक पॉइंट पे आके मिलता है तो उसको हम लोग कॉन्वर्जेंट कहते हैं। इस फिगर में यहाँ एक पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आके मीट किया तीनों रे, तो इसको हम लोग कॉन्वर्जेंट बोलते हैं। और अगर एक ऑब्जेक्ट से निकल करके रेज अलग अलग डायरेक्शन में जाता है तो उसको डाइवर्जेंट रेज बोलते हैं, जिससे रे एक दूसरे से अलग होता है ना, मिलता नहीं है। और पैरेलल जो कि एकदम स्ट्रेट लाइन में पैरेलली पास होता हो, उसको ना मिलना है ना अलग होना है, बस पैरेलल रहना है, उसको हम लोग पैरेलल रेज बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जब हम लोग लाइट पढ़े, रेज पढ़े, प्रॉपर्टी पढ़े, तो अब ऑब्जेक्ट भी तो पढ़ना है ना कि कितने तरह से ऑब्जेक्ट होते हैं लाइट में। तो लाइट के केस में सिर्फ 3 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसलूसेंट और एक ओपेक। देखो ये जो ट्रांसपेरेंट है ना, ये कह सकते हो कि लाइट का लवर है, लाइट से बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि ये पूरा छूट दे दिया लाइट को कि हाँ भैया आप आओ, हमसे आर पार भी हो लो, जितना मन चाहे आप मेरे अंदर से निकल सकते हो, जितना मन करे, जो मन करे आप कर सकते हो। तो इसमें जैसे एग्जांपल है ग्लास, वाटर और एयर। ये सब क्या होता है, वाटर या एयर, ये सब से लाइट एकदम कट करके रिफ्लेक्ट कर लेता है और दूसरे डायरेक्शन में चल जाता है, फिर इधर उधर जिधर मन चाहे लाइट घूम लेता है ना।
तो ये अलाउ करता है, ये ऑब्जेक्ट पूरा छूट देता है कि हाँ लाइट आओ, मेरे अंदर से निकल के तुम एकदम जा सकते हो, एंट्रेंस तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। और ट्रांसलूसेंट क्या है, ये थोड़ा सा सेल्फिश है, ये बोलता है कि नहीं, हम तुमको पूरी क्यों निकलने दें अपने अंदर से, हमको खुद से भी बहुत प्यार और लगाव है, हम अपना पूरा तुमको नहीं देंगे अपना एरिया यूज़ करने के लिए, तुम कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब कि 50-50 है, यह थोड़ा बहुत लाइट को जाने देता है, थोड़ा बहुत नहीं जाता है ना। ऐसे ऑब्जेक्ट से लाइट हल्का निकल के आगे चल जाता है और हल्का लाइट वापस हो जाता है ना। जैसे पेपर है, ग्राउंड है, इसमें भी ग्लास आ जाएगा, ग्लासेस का बहुत सारा टाइप्स होता है ना, तो कुछ ट्रांसलूसेंट में भी आते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट में भी आते हैं। तो ट्रांसलूसेंट वाला ऑब्जेक्ट क्या करता है, कुछ लाइट्स को जाने देता है, कुछ लाइट्स को वापस कर देता है। ओपेक क्या है, ये है एंटी, ये बहुत मतलब एक दुश्मन समझो लाइट का, ये बोलता है नहीं हम तुमको जाने ही नहीं देंगे, तुम मेरे कौन हो, हम तुमको नहीं जाने देंगे, हम तुमको नहीं जानते हैं। ना ये ट्रांसपेरेंट ना ट्रांसलूसेंट, बोलता है ना तो हम तुमको पूरी अपने अंदर से जाने देंगे, ना तुमको हम आधा आधी जाने देंगे, तुमको हम जाने ही नहीं देंगे, है ना। जैसे कि लकड़ी हो गया, आपका ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये सब होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो हम लोग का आज मेन चैप्टर है, चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो यही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फेनोमेना है जो एक मीडियम, जैसे कि एक लाइट आ रही है, ठीक है, वो किसी ऑब्जेक्ट पे आके पड़ी और वो ऑब्जेक्ट, वो सरफेस से लाइट वापस किसी डायरेक्शन में बैक हो गया, ठीक है, उसी फेनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। बहुत ही आसानी से आप इस फोटो को देख के समझ सकते हो कि यहाँ से लाइट ये आई, ये सरफेस है, यहाँ से आके वो मुड़ गई, किधर भी मुड़ सकती है, इधर से आके ऊपर भी चल जाते हैं, इधर से आके कितने भी डिग्री की एंगल वो बना सकती है, ठीक है। तो लाइट जब आई इस सरफेस पे, तो ये सरफेस जो लाइट को आ करके जो आया है लाइट, उसको यहाँ से बाउंस बैक, मतलब वापस भेज दिया, किसी भी तरफ भेज सकता है। तो जो सरफेस जो लाइट को बाउंस बैक करता है उसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। इस सरफेस को यहाँ पे मिरर काम करेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, तो ये मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग, तो इसको भी हम लोग फ़ोटो से ही समझेंगे क्योंकि इमेज में क्लियरली आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। तो दो टाइप का होता है रिफ्लेक्शन, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आप लोग फोटो से देख के आप ही लोग बताओ फर्स्ट केस में क्या है। अच्छा, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो रेज सोर्स से निकल के आती है ना सरफेस पे, उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके गिरती है। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो रेज को वापस अपने सरफेस से भेजता है बाहर की ओर, उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। वो रिफ्लेक्ट होके वापस बाहर जाता है ना ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं, ठीक है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि ये बहुत ख़ास तरह का रिफ्लेक्शन है। यहाँ क्या होता है कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होता है। अब एंगल आई और एंगल आर क्या है, अच्छा चलो फिगर से देखते हैं। यहाँ पे तो इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं अलग से, ठीक है। ये एक रे आया और ये रिफ्लेक्ट हो गया, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लिए। ये सरफेस हो गया, यहाँ पे आके आया, यहाँ से जो 90 डिग्री बनाते हुए ये परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये सरफेस है, इधर भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। और ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये नॉर्मल से मिल करके इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। और ये जो नॉर्मल से मिल करके रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बनता है, ये उसको हम लोग एंगल आर, डेट इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में हमेशा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो हमेशा
बराबर रहता है, ठीक है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में कभी भी बराबर नहीं होता है। जैसे आप फोटो से देखो, ये यहाँ से आया लाइट इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट कर गया यहाँ पे आई और आर अलग होगा, ये यहाँ गया और ऐसे रिफ्लेक्ट किया। यहाँ पे नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे आई आर अलग होगा, तो यहाँ एंगल बदलते रहता है, ठीक है। अब हम लोग रेज, ऑब्जेक्ट, लाइट और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो मिरर्स की पहली टाइप है जिसको प्लेन मिरर बोलते हैं। प्लेन मिरर की भी सरफेस एकदम प्लानर होता है। जैसे अभी आप लोग रेगुलर सरफेस के बारे में पढ़े थे ना, एकदम प्लानर होता है, एकदम स्मूथ प्लानर। मतलब कि यहाँ भी अगर कोई लाइट जाए रिफ्लेक्ट करे तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इससे कैसा इमेज जो बनता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है। तो पहला, इट इज़ वर्चुअल। अच्छा, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बारे में डिफरेंस आप लोग को पता है? चलो आज बताते हैं, ठीक है। तो रियल इमेज क्या है? रियल इमेज, अगर आप मिरर के सामने जा रहे हो, प्लेन मिरर, आप लोग के घर में सभी के पास शीशा है, शीशा के सामने आप गए, आप खुद को देख पाए ना, खुद को देख लिए, लेकिन जिस क्षण आप वहाँ से हट गए, आपका वो इमेज जो बना था वो भी हट गया। यानी कि आप उस शीशे में अपने आप को कैद करके, मतलब स्क्रीन में रिकॉर्ड करके नहीं रख पाओगे। आप जब तक वहाँ सामने खड़े रहोगे तभी तक वो आपको दिखाएगा, यानी आभासी, आपको आभास होगा कि हाँ हम हैं। तो उस टाइप की इमेज को वर्चुअल बोलते हैं। वो नकली होता है, वो असली नहीं होता है। और रियल इमेज क्या होता है कि अगर हम जैसे कि पर्दे में देखते हैं ना, सिनेमा हॉल वगैरह में स्क्रीन पे हम लोग को जो दिखते रहता है, तो जो इमेज को हम स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड करके देख सकते हैं हमेशा, कितना भी जी चाहे, तो उस टाइप की इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल इमेज, ठीक है। तो प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? आभासी, मतलब कि वर्चुअल इमेज बनाता है। दूसरा कि इरेक्ट बनता है। इरेक्ट मतलब होता है सीधा। अब शीशे में जाते हो तो खुद को सीधा देखते हो ना, आपका टांग ऊपर और मुंह नीचे तो नहीं रहता है, तो हमेशा इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है। और सेम साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, आप जितने, आपको लगता है ना मिरर में जाने के बाद, हाँ हम जितने लंबे हैं हमको उतने ही लंबे दिख रहे हैं, मेरा हाथ पाँव उतना ही है जितना हमको दिख रहा है। ये नहीं कि मेरा आँख है अगर 3 सेंटीमीटर का तो हमको दिख रहा है 10 सेंटीमीटर का, ऐसा तो नहीं है। फिर अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऐसे प्लेन मिरर है, ठीक है, तो इससे जितना दूर पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उससे उतना पीछे दूर पे ही इमेज बनता है, ठीक है। चौथा है कि लैटरली इन्वर्टेड। अच्छा, आप लोग कभी ये प्रैक्टिकली ट्राई किए हो कि आप शीशे के पास गए हो और आप अपना लेफ़्ट हैंड ऐसे उठाए हो तो आपको वो शीशे में राइट साइड दिख रही हो, और राइट हैंड उठाया हो तो वो आपको शीशे में लेफ़्ट साइड दिख रही हो। तो ये जो फेनोमेना है ना, लेफ़्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ़्ट, उसको हम लोग बोलते हैं लैटरली इन्वर्जन, और वो प्लेन मिरर में होता है। फोर्थ जो है वो तो आपको पता है, साइज़ ऑफ इमेज इज सेम है साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी बताई ना। अब इसको हम लोग इमेज, इसका एक डायग्राम दिया हुआ है, उससे हम लोग जल्दी से देख लेंगे। देखो, ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना दूरी है इससे, जितना दूरी पे है मिरर से, उतनी ही दूरी पे ये बैकवर्ड जा कर के है पीछे में, ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पे रखी है ना। और देखो, जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज का भी है, यानी कि एकदम इक्वल, इधर भी उतना ही इधर भी उतना ही। टाइप होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डे टू डे लाइफ में इसकी बहुत यूजेस है। और अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कितने टाइप्स के मिरर होते हैं और क्या क्या कैसे वर्क करते हैं। तो अभी हम लोग कुछ नहीं जानते, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में हम लोग स्फेरिकल मिरर ड्रॉ करेंगे। स्फेयर यही होता है ना, स्फेयर हम लोग ड्रॉ कर लिए गोल सा। अभी हम लोग नहीं जानते हैं कि कैसे बना कॉन्वेक्स, कैसे बना कॉनकेव, हम लोग को नहीं पता कि बनेगा भी कि नहीं, कुछ क्या बनेगा क्या नहीं, भी हम लोग को कुछ नहीं पता। तो हमसे गोल ड्रॉ ही नहीं हो रहा है, इसको ड्रॉ करते रहे तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये स्फेयर हो गया।
यहाँ से यहाँ इसका रेडियस होता डायमीटर होता है, बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और यहाँ से यहाँ रेडियस होता है। ठीक है, अब देखो हम लोग को इसी में काम करना है। अगर हम इस स्फेयर को यहाँ से यहाँ करके पीछे साइड से पेंट कर दे तो अंदर से एक कर्व बनेगा ना, ऐसे कर्व बनेगा। अब इसको इधर ड्रॉ कर लो, ये कर्व को ऐसा है, ये कर्व। ठीक है, ये फर्स्ट केस ऐसा, और सेकंड केस अगर हम लोग इसी को यहाँ से यहाँ तक कट कर देते हैं और इसके अंदर ड्रॉ कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग पेंट कर रहे हैं, इसके अंदर ऐसे पेंट कर रहे हैं, तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा ऐसा। पीछे पेंट कर देते हैं, एक केस में आगे पेंट किए, एक केस में पीछे पेंट किए, है ना, ऐसे। तो ये दूसरा केस हो गया हम लोग का। तो इसी से निकला दो टाइप का मिरर। पहला मिरर निकला इस टाइप का, जिसका कि अंदर कर्व किया हुआ है, बाहर पेंट कर दिए, और दूसरा क्या किया हम लोग, उल्टा कर दिए, बाहर ही छोड़ दिए और अंदर पेंट कर दिए। तो दो तरह का मिरर निकला। तो जो अंदर कर्व किया हुआ है अंदर की ओर, उसको हम लोग कॉनकेव बोलते हैं। कॉनकेव लग रहा है ना आपको, कॉनकेव एकदम गुफा की तरह, केव अंदर की ओर जो मुड़ा है उसको कॉनकेव बोलेंगे, और बाहर की है, बाहर कॉन्वेक्स, इसको वेक्स मतलब वेक्स ऐसे करके याद रखो। कॉनकेव लग रहा है आपको कि केव गुफा अंदर, ऐसे करके आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हो। और कॉन्वेक्स है मतलब बाहर की ओर, और हिंदी में कॉनकेव को बोलते हैं अवतल, और कॉन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखो अभी हम लोग पूरा कहानी नहीं जाने हैं, तो यहाँ पे ना मान लेते हैं, जैसे ये रेडियस हो गया, यहाँ पे पॉइंट P मान लेते हैं और इसको नाम दे दिए हम लोग पोल। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है, अच्छा ठीक है, ये बाद में आपको बताएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत कचरा हो जाएगा। तो मेनली यहाँ पे दो तरह का हम लोग को निकला कि एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में डीप से पढ़ेंगे। और ये जो है R=2F और मिरर फार्मूला जो है ये बाद में ही बताएंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी बताएंगे तो जो लोग नहीं जानते होंगे, पहले कभी नहीं पढ़ेंगे, उनको नहीं समझ में आएगा। तो आगे पढ़ लेते हैं। इससे अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, तो जिसमें हम लोग अंदर की तरफ पेंट किए थे, इसको हम लोग कॉनकेव बोले थे, है ना। और यही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर C था, और ये हमारा रेडियस था, ये वाला लाइन रेडियस था। और यहाँ पे हम लोग नाम दे दिए एक P, और ये P क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा प्रिंसिपल एक्सिस है वो P, है ना। अब देखो ये जो डॉटेड लाइन है ना, M to N, ये जो डॉटेड लाइन है, ये यहाँ पे आके कट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को। जहाँ पे कट करेगी उसको F बोलते हैं, F। और ये जो F रहेगी वो किसके बराबर होगी, R के ट्वाइस। कैसे, ये यहाँ से यहाँ तो R है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और यहाँ से यहाँ टोटल R है। तो R=, ये F हो गया, तो ये F हो गया, 2F आ जाएगा इसमें, हाफ हाफ। तो R=2F हम लोग ऐसे रिलेशन बताते हैं कि R=2F होता है। और ये दोनों मिरर में होता है वेरीफाइड, इसमें भी और इसमें भी। इसमें भी देखो यहाँ से ये कट करेगा F पॉइंट पे, इसको बोलेंगे फोकस, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, इस पॉइंट को। ठीक है, जहाँ पे ये लाइन कट कर रही है, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर R बोलते हैं। तो यहाँ पे भी R=2F। तो ये इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जिसको याद रखना चाहिए। अब हम लोग मिरर्स के बारे में पढ़ लिए, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो अब उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर से कैसा इमेजेस बनता है और कॉन्वेक्स मिरर से कैसा बनता है। तो फर्स्ट पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर वाला। तो इसमें हम लोग केस लेकर के चलेंगे, फर्स्ट केस, सेकंड केस। जैसे कि ऑब्जेक्ट ये नहीं ना है कि मिरर के आप कितना आप लोग अभी जाने हो,
जाने हो कि जैसे ये स्फेयर है आपका, तो ये C होता है, ये F होता है, यहाँ से यहाँ R होता है, ये P होता है। तो जैसे अगर मिरर आपका ये है, कॉन्केव है, तो इसके आगे इतना कुछ रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट या तो यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, कहीं भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग केस लेकर के पढ़ेंगे। फर्स्ट केस में हम लोग लेंगे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है। इन्फिनिटी मतलब कि ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, आपका इतना दूर है ऑब्जेक्ट कि दिख भी नहीं रहा है। तो उस केस में क्या होगा, वहाँ से पैरेलल रेज निकलेगा। ऑब्वियसली पैरेलल निकलेगा, पूछो क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी पे जब रहेगा तो हम लोग कोई एंगल उसका बना नहीं ना सकते हैं रेज का कि पैरेलल है या कॉन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। कॉन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बताए थे ना रेज के बारे में, कि अंदर की ओर सब एक पॉइंट पे आके मिलेगा या फिर उस ऑब्जेक्ट से सब बाहर की ओर निकलेगा, तो भी पता नहीं है। तो हम लोग जब भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो रेज पैरेलल रहता है हमेशा, कि ये रेज हमेशा पैरेलल रहेगा। पैरेलल रेज आती है वहाँ से ऑब्जेक्ट से। और ये मिरर है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से जब पैरेलल रेज जाएगी तो ये फोकस से होके गुजरेगी। देखो ये भी होता है कि रेज अगर पैरेलल आ रही है तो वो कहाँ से गुजरती है, और अगर निकल रही है तो वो कहाँ से होके जाएगी। तो ये सब भी अलग से पढ़ाना पड़ता है, जैसे कि बेसिक्स 8-9 में दिया हुआ है ऐसे। तो हम वो उसका नहीं बनाए हैं नोट्स, क्योंकि हम इसी में आपको बता देंगे। अगर उसका भी अलग से बनाते तो वीडियो और लेंदी हो जाता। तो इसी में आप लोग नोट करते जाओ कि जब रेज पैरेलल आके किसी भी पॉइंट पे स्ट्राइक करती है तो वो प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास करेगी। इसी के साथ हम लोग रूल्स भी समझ लेंगे इसका, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल फोकस से होके पास करी। ये भी रेज वैसे ही यहाँ पैरेलली स्ट्राइक करती है, तो ये भी प्रिंसिपल फोकस से होके पास करेगी, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास करेगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो प्रिंसिपल फोकस पे ही बनेगा, और इतना छोटा बनेगा, इतना छोटा ये ऑब्जेक्ट बनेगा कि वो ऑब्जेक्ट दिखाई भी नहीं देगा आपको, बहुत छोटा बनता है ना। दूसरा केस पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट जब हम लोग सी पर रखें, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिए, पहले इन्फिनिटी पे रखें फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो कैसा होगा, नहीं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का नहीं है, सॉरी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सी से जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब ऑब्जेक्ट कुछ दूरी पे रखा हो, तो ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे हैं। तो अभी देखो ये पैरेलल जाएगी, और पैरेलल रेज जब जाती है तो अभी मैं आपको ये रूल बताई कि वो प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास करेगी, मतलब प्रिंसिपल फोकस से होकर वो पास कर गया, ठीक है। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाकर के एक पॉइंट पे मिल जाएगा। ये भी रूल होता है कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग बनाते हैं तो एक रेज तो इधर से भेज देते हैं उसका स्ट्रेट, और एक रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग पास करते हैं, और जहाँ पे मिरर रहता है वहाँ तक जाके मिलाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग एक रेज यहाँ से लेकर के गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, और यहाँ स्ट्राइक जाके मिरर पे किया, और ये यहाँ से पैरेलल गया और यहाँ मिरर पे स्ट्राइक किया। तो अब देखो बीच में एक छोटा सा जहाँ पे कट हुआ ना, यहाँ पे कट हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल, इस पॉइंट से लेके प्रिंसिपल एक्सिस तक जो लंबा सा लकीर बना, यही हमारा इमेज का साइज हो गया, है ना। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट सी से दूर रखते हैं तो इमेज कैसा बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, ये याद कर लेने का बात है कि जब हम लोग सी से दूर रखें किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा उससे भी छोटा हम लोग को इमेज का साइज दिखेगा। अभी बहुत सारा है इसलिए जल्दी जल्दी आगे हम लोग बढ़ेंगे। थर्ड है कि जब हम लोग सी पे रखे हैं, तो ऑब्जेक्ट अगर सी पे रखा हुआ है तो पहले रेज यहाँ से यहाँ जाएगी पैरेलल होकर के, और फोकस से यहाँ पास करेगी। और दूसरी रेज मैंने आपको क्या बताई थी कि यहाँ से हम लोग इसको निकालेंगे और ये फोकस से होकर के यहाँ पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसा बनता है। तो ये जो साइज़ है इमेज ऑब्जेक्ट का, वही साइज यहाँ इमेज का भी होगा।
अब यहाँ पे बहुत लोग को डाउट हो रहा होगा कि हम तो बताए थे कि एक यहाँ पैरेलल जाता है और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ है तो वो यहाँ से इसको जाना ही है एनी हाउ, तो वो फोकस से ही जाएगा ना। यहाँ से भी एक 2 जा कर के मिलेगा तब ना वहाँ इमेज का साइज फिर इधर ला कर के देगा, तो वो फोकस से यहाँ पे जाता है। ठीक है, 4th में पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखा हुआ हो, तो C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पैरेलली गया, ये रिफ्लेक्ट कर गया, और दूसरा फोकस से जाएगा और यहाँ जाके मिरर से स्ट्राइक करके इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट कट किया। देखो जहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कट करता है वहीं पे इमेज बनता है। ये इंसिडेंट रे था और ये यहाँ से इंसिडेंट रे था, तो ये दोनों इंसिडेंट रे एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे मिला यहाँ से, तो ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा वही हमारा मतलब ये जो फिगर बनेगा वो हमारा इमेज का फिगर होगा। ठीक है, 5th है जब ऑब्जेक्ट को हम लोग F पे रखे हैं, उस टाइम ऑब्जेक्ट को हम लोग F पे रखें प्रिंसिपल फोकस पे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट उल्टा हो जाता है, इन्फिनिटी पे बनता है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट वाला है। तो ये यहाँ से जाएगा और फोकस से ही आके पास होगा। तो आपको बताया ना कि जब भी कोई इंसिडेंट रे मिरर पे जाके स्ट्राइक करता है तो वो फोकस से होके पास करता है। और दूसरा यहाँ C से लेगा, वो 2 इसको लेना ही लेना है, चाहे C से ले चाहे F से ले। यहाँ पे F से एक ले लिया तो एक दूसरा C से ले रहा है, और ऑब्जेक्ट जाके बनाएगा कहाँ, इन्फिनिटी पे जा कर के इसका इमेज बनेगा। यही होगा ना इसका इमेज, ये होगा ना इमेज, इन्फिनिटी पे बनेगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे और कितना बड़ा बन रहा है। लास्ट वाला बहुत इम्पोर्टेंट है 6, ये है कि जब हम लोग F और P के बीच में, जब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे हैं उस टाइम, तो देखो यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिए, प्रिंसिपल फोकस यहाँ P है ये और F के बीच में, यहाँ से ये इंसिडेंट रह जाएगा और रिफ्लेक्ट कर जाएगा फोकस से होकर के। दूसरा यहाँ C से होकर के इमेज के टॉप को टच करते हुए मिरर पे स्ट्राइक करेगा और वापस इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो पीछे की ओर। ये बहुत ख़ास होता है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे यही एक ऐसा केस है जिसमें कॉनकेव मिरर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे जा कर के इमेज को बनाता है, ऑब्जेक्ट के इमेज को पीछे जा कर के बनाता है। तो जब C यहाँ से गया ना और यहीं से रिफ्लेक्ट कर गया, तो वो पीछे जा कर के अपना एक बिहाइंड द मिरर इमेजनरी लाइंस बनाया, और ये इंसिडेंट रे भी इमेजनरी लाइंस बनाता है पीछे जा कर के। तो यहाँ जो जिस पॉइंट पे जाके वो दोनों लाइन मिलता है वहाँ से हम लोग ड्रॉ कर देंगे 2 पॉइंट से, और ये हम लोग का इमेज हो जाएगा। तो देखो ऑब्जेक्ट कितना छोटा था, इतना छोटा था, और इमेज कितना बड़ा बनता है। तो इस केस में ही ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनता है, और ऐसा कोई केस नहीं था इसमें जिसमें ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन रहा था। तो इसीलिए बहुत खास होता है और ये बिहाइंड द मिरर बनता है। रहेंगे इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर से मेजरली क्या, ऐसे सिर्फ 2 ही टाइप का इमेज बनता है। एक तो तब जब आप ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पे रखिए, और एक तो तब जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखिए। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, पीछे रंगा हुआ रहता है ना, और उस फोटो में बताए थे कि स्फेयर ऐसा होता है, ऐसा डॉट 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 करके स्फेयर बनता है। तो इसका सब जो हो गया, पोल आगे आ गया, इस पॉइंट पे पोल आ गया, और फोकस, रेडियस, कर्वेचर, इसका सब मिरर से पीछे चला जाता है, मिरर से बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे साइड में, राइट साइड में जाता है। और आगे तो कुछ बचता ही नहीं है कि उसको हम C पे रखेंगे, F पे रखेंगे, P पे रखेंगे, ऐसा नहीं रहता है। यहाँ इसका सब फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर सब पीछे रहता है। तो इसीलिए इसमें सिर्फ 2 ही केस बचता है, या तो ऑब्जेक्ट को आप कहीं फाइनाइट डिस्टेंस पे रखिए कि मिरर से दिख रहा हो, या फिर इनफाइनाइट पे रखिए कि दिखाई नहीं दे रहा हो।
तो फर्स्ट कंडीशन रखे जब हम इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इन्फिनिटी पे, तो यहाँ से भी सेम कंडीशन, पैरेलल रेज आएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी मिरर से, बाहर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये बाउंस बैक होगा, यहीं से गया और यहीं से बाउंस बैक हो गया। तो पीछे आकर के इमेजनरी लाइंस बनेगी, यहाँ भी इमेजनरी लाइंस बनेगी और यहाँ तो लाइन है ही, तो ये जो आकर के फोकस पे मिलेगी, इसमें भी वही होता है, इस कॉन्वेक्स मिरर में भी वही होता है कि कोई पैरेलल रेज आया तो वो फोकस पे ही जाकर के मिलता है। तो ये जब रिफ्लेक्ट हो गया ना, ये लाइट और ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, तो पीछे ये जाएगा और फोकस पे ही जाकर के ये दोनों मिलेगा। तो फोकस पे जाके मिला तो यहाँ कितना छोटा साइज का ऑब्जेक्ट बना, एकदम पॉइंटेड ऑब्जेक्ट बना ना। तो इनफाइनाइट वाला ऑब्जेक्ट का पहला केस कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कैसा बनता है, बहुत छोटा, डिमिनिस्ड, एकदम छोटा बनता है, ठीक है। और दूसरा केस है कि जब आप ऑब्जेक्ट को रखिए फाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी कि कुछ मुमकिन डिस्टेंस पे कि दिखे हम लोग को ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ रखे हैं ऑब्जेक्ट को, फर्स्ट हुआ कि यहाँ से ये पैरेलल गया टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट और ये रिफ्लेक्ट हो गया, पीछे आएगा इसका रिफ्लेक्शन वाला को हम अलग लाइन से ड्रॉ करते हैं। ये रिफ्लेक्शन आया और प्रिंसिपल फोकस पे जाके मिल गया। अब दूसरा रे जो होगा वो भी इसके टॉप से होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ जाएगा और ये इसको बाउंस बैक कर देगा, लेकिन इमेजिनरी लाइंस यहाँ जा कर के सेंटर ऑफ कर्वेचर में मर्ज होगा, वहाँ पे इसको कट करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर को। तो हम लोग को तो वो लाइन देखना है जिसमें कि दोनों रेज एक दूसरे को कट किया है, तो वो ये वाला पॉइंट है ना, इसी पॉइंट पे दोनों रेज एक दूसरे को कट किया और इसको हम लोग जहाँ पे कट हुआ उसको मिला देंगे, यानी कि ये, तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया इमेज। तो इसका केस क्या होता है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पे भी रख दिए, जब वो दिख भी रहा है मिरर के आगे, तो भी जो ऑब्जेक्ट का साइज़ रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा इमेज के साइज़ से हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है। अब हम लोग साइन कन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशंस क्या होता है? साइन कन्वेंशन इन फिजिक्स is a choice of physical significance of signs that is plus or minus for a set of quantities। इसको हम लोग आपको फिगर के बारे में ही बताएंगे, फिगर को देखा करके, लेकिन उससे पहले रूल्स एक बार पढ़ देते हैं। All distances should be measured from pole. The distance measured in the direction of incident light to be taken positive and measured in the opposite direction of incident light टेकन टू बी नेगेटिव। आप लोग बस इस पॉइंट को ध्यान रखना, हम ये सब पॉइंट आपको फिगर के साथ समझाने वाले हैं अभी पे, आप बस सुन लो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज आर पॉजिटिव इफ मेजर्ड अपवर्ड फ्रॉम द एक्सिस एंड नेगेटिव इफ मेजर्ड डाउनवर्ड। फॉर अ कॉनकेव मिरर एफ एंड आर नेगेटिव एंड फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर दीज आर पॉजिटिव। तो चलो अब फिगर से हम लोग साइन कन्वेंशंस को पढ़ेंगे। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या था कि ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा है उससे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, मतलब इंसिडेंट रे ये हो गया, इसके डायरेक्शन में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अपोजिट इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, मतलब कि डिस्टेंस लेफ़्ट साइड है ना, इंसिडेंट रे के अपोजिट है, तो वो जितना होगा सब नेगेटिव होगा। अगर इधर से भी ऐसे आ रहा है, मानो ये इधर से ऐसे आ रहा है, तो ये भी नेगेटिव होगा, ऐसे चल रहा है तो ये भी नेगेटिव होगा। ये इधर से पॉजिटिव ही है, आगे जाके अगर ये भी ऐसे कंटिन्यू रहता है तो ये भी पॉजिटिव होगा। दूसरा था कि हाइट, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड ले रहे हैं, इमेज भी ऊपर ही के साइड बन रहा है, तो अपवर्ड इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर साइड में अगर जा रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, इमेज पॉजिटिव होगा। और अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है, डाउनवर्ड, ये भी नीचे रखते हैं, तो इसको भी हम लोग निगेटिव लेंगे और इसको भी हम लोग निगेटिव लेंगे, ठीक है। और रूल क्या था कि कॉनकेव मिरर के लिए आर निगेटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये मिरर कैसा है, ये कॉनकेव मिरर है, तो
तो इसमें जो आर रहेगा वो हमेशा आगे की साइड रहता है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, मतलब आर यही ना है, यहाँ से यहाँ तक ये आर ही ना है, और एफ भी ये है, यानी प्रिंसिपल फोकस भी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे सी है। तो देखो ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही है, तो ये सब पॉजिटिव होता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के साइड में आर वगैरह जो सब होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, पीछे की साइड में होता है ना, और उसको हम लोग उल्टा लेते हैं, इधर से रिफ्लेक्ट होकर के, और इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ रहता है, रिफ्लेक्ट इधर से बाउंस बैक होता है लाइट, तो ये अपोजिट आ जाता है, कौन इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, तो इसीलिए इसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो ये पॉइंट्स याद करने का है। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है कि इमेज के साइज को बड़ा करना, ठीक है, इमेज के साइज को बड़ा करना। तो मैग्नीफिकेशन इज़ द इंक्रीज इन द इमेज साइज प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर में जो इमेज बनता है उसको बढ़ाना, बस यही है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का इक्वेशन लिख लेते हैं, m इज इक्वल्स टू h बाई h डैश। ये h क्या है? ये h है ऑब्जेक्ट, और ये h डैश क्या है? इमेज, है ना। और हम लोग ऐसा जानते हैं कि m इक्वल टू v बाई यू होता है, सॉरी ये h बाई h डैश है, तो ये h जो है वो इमेज है और h डैश जो है वो ऑब्जेक्ट है। हम लोग ये भी जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन जो होता है वो v बाई यू, यानी कि v क्या है? v होता है इमेज और u होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज u और v का इमेज का v, तो इसके बराबर भी होता है। तो हम ये दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन निकलेगा v बाई यू इक्वल टू h बाई h डैश, ये इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो ये इक्वेशन है मैग्नीफिकेशन का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है जो कि याद करने के लिए है। पहला, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीफिकेशन इंडिकेट्स वर्चुअल और इरेक्ट। अगर मैग्नीफिकेशन आपका पॉजिटिव आया है तो यानी कि आपका ऑब्जेक्ट सीधा है, वर्चुअल है और सीधा है। वर्चुअल मतलब कि रियल मतलब होता है वास्तविक, और वर्चुअल मतलब कि जो वास्तविक ना हो वो, और इरेक्ट मतलब होता है सीधा, ठीक है। और अगर आपका मैग्नीफिकेशन निगेटिव आया है तो यानी ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है, रियल में दिख रहा है, और वो कैसा? उल्टा दिख रहा है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर्स रिफ्लेक्ट लाइट इनवर्ट to one focal light, therefore they are mostly used to focus light। कॉनकेव मिरर को फोकस करने के लिए यूज़ करते हैं, और ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो क्या करता है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट को एक बड़े इमेज के फॉर्म में दिखाता है, और कॉन्वेक्स मिरर जो रहता है वो बड़े से ऑब्जेक्ट को छोटा इमेज में दिखाएगा, ठीक है। तो शेविंग मिरर इसका एग्जांपल हो गया, हेड मिरर हो गया, हेड लाइट्स हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गया, सोलर फर्नेस हो गया, ये सब का क्या काम है? शेविंग मिरर में कॉनकेव मिरर का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि वो छोटा सा इमेज रहेगा उसको बड़ा करके बड़ा दिखाता है। जैसे इस फोटो में आप लोग देख सकते हो किस पे वर्क किया है। ये यहाँ से लाइट गया, ये प्रिंसिपल फोकस पे मीट किया, यहाँ से लाइट जा कर के प्रिंसिपल फोकस से मीट किया, लेकिन बैकवर्ड में गया रेज और इतना बड़ा इमेज बनाया, मैग्नीफाइड इमेज बनाया। और यही कॉनकेव मिरर का यूज़ अगर हम लोग सोलर फर्नेस में करेंगे तो वो क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वर्जिंग मिरर होता है, यानी कि सारा रेज ऑफ लाइट एक जगह पे आकर के कॉन्वर्ज करता है फोकस पे। तो इसको एक पॉइंट पे फोकस कराने के लिए सोलर फर्नेस वगैरह में वही होता है ना कि एक पॉइंट पे फोकस करना रहता है, तो उसमें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा भी है कि कॉनकेव मिरर्स रिफ्लेक्ट लाइट इनवर्ट टू द फोकल पॉइंट, एक फोकल पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। तो इसीलिए हम लोग बड़ा दिखने के लिए या फिर एक जगह पे फोकस करने के लिए हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर को क्यों यूज़ करते हैं? अगर हम लोग के पास बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और हम लोग के पास मिरर छोटा है तो हम लोग बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और हम लोग को एक छोटे से मिरर में उसको उतारना है, तो हम लोग
कॉन्वेक्स मिरर लगा देंगे और उससे क्या होगा कि हम लोग का बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे में दिख जाएगा। जैसे कि हम लोग कार का जो रियर व्यू और साइड मिरर होता है, ये वाला, ये मिरर, इसको हम लोग लगा देते हैं। दिखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका अंदर में जितना भी ये इमेज बनाता है वो बहुत ही बड़ा रहता है। 1-2 कार भी दिखती है, रोड भी दिखती है, ट्रीज़ भी दिखती है, सब कुछ उस मिरर में दिख जाता है। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? देखो, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से गया, यहाँ गया, और ये प्रिंसिपल फोकस पे इंसिडेंट रे बैकवर्ड में मिला। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ गया और ये वापस यहाँ से मुड़ गया बैकवर्ड में, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिला। तो ये देखो कितना छोटा सा इमेज, यही इमेज बन रहा है ना यहाँ पर, ये तो इतना बड़ा इमेज था, उसको कन्वर्ट करके इतना छोटा बना दिया है ना। तो हम लोग इसीलिए कार में साइड व्यू मिरर और रियर मिरर के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. We have completed reflection of light in which we learned about types of mirrors and their uses. और अब आगे नेक्स्ट पार्ट डेट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आएगी, जिसमें हम लोग लेंसेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप लोगों को आगे हर एक करंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोगों से वीडियो मिस्ड ना हो जाए।